सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब फरमाइएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और कौमी असम्बली का इजलास, ये जो मामला चल रहा है, आपको लगता है सदर मजीद तवालत इख्तियार करते हुए ये इजलास रोक पाएंगे? और जिस तरीके से निगरान हुकूमत ने उनको तनबीह की है कि वो मुकर्ररा वक्त में इजलास बुलाएं, आपको लगता है कि निगरान हुकूमत अभी कहने की मजाज रखती है कि जिसने 90 रोज के अंदर अंदर आम इंतखाबात नहीं करवाए, अब वो सदर मुमलिकत को तनबीह करते हुए हमें नजर आ रही है? ये मामला किस और जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो आइन का आर्टिकल 91 है, अगर उसको आप पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐवान का इजलास 21वें रोज मुनक्किद होगा। यानी ये नहीं लिखा हुआ कि उसे तलब किया जाएगा। तो ऐवान का जो पहला इजलास है उसको तलब करने के लिए सदर के हुक्म की जरूरत नहीं है या सदर के फैसले की जरूरत नहीं है जी। अगर सदर उसको नहीं बुलाएं तब भी इजलास मुनक्किद होगा। और ये जो आर्टिकल है, आप इसको 1970 में जो हालात पैदा हुए थे पाकिस्तान में, उसके तनाजुर में पढ़ें कि 7 दिसंबर 1970 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए थे, लेकिन सदर जो थे उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, वो बड़ी ताखीर की। और जब उसको इजलास बुलाया मार्च में, तो फिर उसको मुलतवी कर दिया, जिससे बहुत हंगामा हुआ और एक फसाद बर्पा हुआ। तो उस तनाज़ुर में ये आर्टिकल को पढ़िए, तो उसमें जो पहला इजलास है उसको बुलाने के मामले में सदर की सवाबदीद को खत्म कर दिया गया है। अच्छा। सदर जो है पहले इजलास में रुकावट नहीं डाल सकते, वो 21वें रोज मुनक्किद होना है। हाँ, सदर चाहें तो 21 रोज से पहले इसको बुला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इजलास पहला तो कौमी असम्बली का मुनक्किद होगा, क्योंकि कौमी असम्बली को यानी क़याम से वजूद में आने से रोका नहीं जा सकता। पहला इजलास जब तक नहीं होता उस वक्त तक कौमी असम्बली वजूद में नहीं आती, और वजूद में आने से रोकने का सदर के पास इख्तियार नहीं है। तो मेरा ख्याल ये जो एक इंटरप्रिटेशन है कि 21वें रोज इजलास मुनक्किद हो जाएगा, ये दुरुस्त इंटरप्रिटेशन है। अगर आप दस्तूर के अल्फाज पढ़ें तो इसकी तरफ वो इशारा करते हैं, और उसको पस मंजर अगर ध्यान में रखें तो फिर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो शामी साहब, वो जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला अभी तक लटका हुआ है और इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर अभी मुकम्मल तौर पर फैसला सामने नहीं आया, तो आपको लगता है कि अगर इजलास जो है वो कॉल कर लिया जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं होता, तो असेंबली की क्रेडिबिलिटी पर और उसकी तकमील पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा? मतलब ये कि तमाम अरकान असेंबली पहुंच भी गए, लेकिन फिर भी मखसूस नशिस्तों का मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। देखिए, ये तो सूबों में भी ऐसा ही है। पंजाब असेंबली का इजलास हो चुका, वजीर आला का इंतखाब हो चुका, सिंध असेंबली में वजीर आला का इंतखाब हो चुका, अब केपी के असेंबली का इजलास तलब किया जा रहा है, बलोचिस्तान असेंबली का इजलास भी होने वाला है। तो वहां तो किसी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि ख्वातीन की नशिस्तें जब तक पुर नहीं होती उस वक्त तक इजलास मुनक्किद नहीं हो सकता। वहां भी तो ख्वातीन की नशिस्तें खाली है ना, जो पीटीआई के वोटों से मुंतखब होने वाली हैं, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। जब सूबों के इजलास मुनक्किद हो सकते हैं और हुकूमतें कायम हो सकती हैं, तो मरकज में कैसे उसको रोका जा सकता है? ठीक है, तो शामी साहब, आप क्या समझते हैं फिर जो तासुर है एक सदर मुमलिकत के हवाले से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन को टो करते हैं, और अभी भी यही कहा जाता है कि बानी पीटीआई समेत भी जो पूरी पार्टी है वो सदर आरिफ अलवी से खुश नहीं है, कि वाहिद वही हैं जो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे हैं। तो आपको लग रहा है कि जाते जाते इस असर को जायल करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, सदर साहब बहरहाल उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, और उसके वो उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए थे, उसके वो बानी अरकान में से हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल रहे हैं।
तो अगर वो उसकी इंटरप्रिटेशन से मुत्तफिक होते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। सदर जो ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, सदर जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उससे इत्तफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको अपना ये हक तो हासिल है कि वो इस तरीके से इंटरप्रेट करें। ठीक। अच्छा शामी साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमतें बन रही हैं, दूसरी तरफ वजारतें और ओहदे लिए और दिए भी जा रहे हैं, मगर इस बार मौलाना साहब हमें बड़े रूठे रूठे दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी हुकूमत का हिस्सा बनने के हवाले से वो इनकारी हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उनको मना लिया जाए और सदर का ओहदा जो है वो उनके लिए बड़ी ही एक चार्मिंग और बड़ी ही पुरकशिश कुर्सी रही है। इससे कम पे तो वो मानेंगे भी नहीं, अगर मनाने को जाए भी उन्हें। क्या लगता है आपको, मौलाना मानेंगे? अब तो देर हो चुकी है, ये फैसला हो चुका है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर होंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है। तो जब जरदारी साहब सदर के कैंडिडेट हो गए तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए तो गुंजाइश नहीं निकलती, और पीटीआई अगर उनको अपना उम्मीदवार बना ले तो ये एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन ऐसी सूरत में वो सिर्फ उम्मीदवार होंगे, मुंतखब होने की तो वोट उनके लिए नहीं, उनके पास नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल मौलाना नाराज हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो उनकी इंतखाबी हैसियत थी या ताकत थी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई इंतखाबी नताइज में। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई जो है, पीटीआई ने केपीके में बहुत भारी अक्सरियत हासिल की है और मौलाना उसके हरीफ थे वहां। अब केपीके में मौलाना को जो शिकस्त हुई है वो तो पीटीआई के हाथों हुई है जी। तो धांधली के इल्जामात जो वो लगा रहे हैं तो जाहिर है कि वो फिर जीतने वालों पर ही होंगे, लेकिन उनसे तो उनका इत्तेहाद हो रहा है। तो वो पीटीआई के साथ मिलकर पीटीआई से जो शिकायत हैं उनका अदालत करना चाहते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मेरा ख्याल मौलाना जो है उनको सदमा पहुंचा है, उनको उनका हिस्सा नहीं मिला और वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो अब देखें कब तक वो अपने गुस्से पे काबू पाते हैं। शामी साहब, मुमकिन है कि मौलाना भी यही सोच रहे हो कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मामलात को फॉर्म 45, फॉर्म 47 के साथ जोड़ तोड़ करके सीटें दे दी गई, क्या पता उनके साथ भी थोड़ी नरमी बरती जाती, उनको भी कुछ एक दो सीटें प्रोवाइड कर दी जाती। हो भी सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां पर जो नताइज हैं वो ऊपर नीचे ही, अगर चैलेंज कर दें तो कहीं ना कहीं वहां पे कोटा पूरा हो जाए। एक हो सकता है कि ये सोच रहे हो, आपको क्या लगता है? हो सकता है ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आता। अब जो फॉर्म 45 और 47 का जो मामला है वो उनके हक में भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा। उनके साथ तो जो होना था वो हो चुका है। और इंतखाबात से पहले भी जो गैलप का सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था कि केपीके में 45% वोट जो है वो पीटीआई को मिलने का इम्कान है और मौलाना की जमात को 15% वोट मिलेंगे। तो उनको वोट तो 15% के लगभग मिल गए हैं, लेकिन उनको निशिस्तें बहुत कम मिली हैं। तो वो पीटीआई के हाथों उनकी शिकस्त हुई है। अब इसका अदाला जो है कोई दूसरा कैसे कर सकता है? ठीक है, तो शामी साहब अभी पंजाब की जो मुतवक्का काबीना है वो भी सामने आ गई है। पहले मरले में तो हम ये देख रहे हैं कि नून लीग के जो लोग हैं वो खुद होंगे, साथ काफ लीग होगी, आईपीपी को वजारतें दी जा रही हैं। और अभी देख हम ये रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि कोई वजारत वो नहीं लेंगे, लेकिन यही कहा जा रहा है कि बजट के बाद पीपल्स पार्टी को भी 3 वजारतें दी जाएंगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से वजारतें लेगी, दोबारा से बिलावल भुट्टो को हम वजीर खारजा ही देखेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं होगी। तो मेरा ख्याल अब तो ये ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा इशारा नहीं है तो वो इस अपने फैसले पे नजरसानी कर सकें। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है यहाँ पीपल्स पार्टी को 1 या 2 वजारतें तलब कर ले, लेकिन जो असूली तौर पर उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, उस पर तो कोई नजरसानी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून जो है उसको एक फ्री हैंड मिल जाएगा अपनी काबीना बनाने के लिए। लेकिन शामी साहब इसी तरह का मौके बिलावल पहले भी रखते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठेंगे, अब इनसे कोई बात नहीं होगी। पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत रही, उन्होंने कहा हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर वो हमने देखा कि दोबारा मिल गए और वोटिंग में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही सपोर्ट करेंगे।
नहीं, उन्होंने अपना हिस्सा लिया है। उनके सदर मुंतखब होंगे, उनके चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे और पंजाब के गवर्नर पीपल्स पार्टी से होंगे। तो उन्होंने अपना हिस्सा वसूल करके जो मामला किया है, मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी जाहिर है कि उन्होंने सपोर्ट की है, लेकिन उससे सपोर्ट हासिल भी की है। तो मेरा ख्याल है कि उनको घाटे का सौदा नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। ठीक। अच्छा शामी साहब, मरियम नवाज साहिबा का बतौर वज़ीर आला का ओहदा संभालना, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को पंजाब के लिए खास तौर पर? दूसरा ये भी कि जो 2 दिन की उनकी एक्टिविटीज रही हैं उनको अगर आप बड़ा क्लियरली एनालाइज करें तो किन अल्फाज में करेंगे? क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि उनकी हम लोग तमाम तर मामलात को जज करें या फिर ये कहें कि वो बहुत अच्छी साबित होंगी या बहुत बुरी साबित होंगी। लेकिन मीनवाइल आपको जो एक्टिविटीज है उनसे क्या तासुर मिल रहा है? देखिए, मरियम नवाज जो है बड़ी मुतहर्रक वज़ीर आला साबित होंगी और फाल होंगी, लोगों से उनका राब्ता होगा और वो एक बड़ी सियासतदान है और उनको बड़ी क्राउड पुलर है। लोग उनकी बात तवज्जो से सुनते हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। उनका सियासत का वसी तजर्बा है, कैदोबंद की सोबतों से गुजर चुकी हैं। तो मेरा ख्याल जो वज़ीर आला के तौर पर वो लोगों से जुड़ी रहेंगी और उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा परफॉर्म करें और तरक्याती मंसूबे जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, अवाम की मुश्किलात कम करने की कोशिश करें। और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो एक जानदार और जोरदार वज़ीर आला होंगी। ठीक है। और दो बड़े चैलेंजेस जो हैं वो उनके सामने जरूर दरपेश हैं, जो उन्हीं के चचा के बनाए हुए हैं। शहबाज स्पीड के बाद मरियम के दौर में आप देख रहे हैं कि पंजाब उसी तरह से परवाज कर सकेगा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा एक्टिव थे तरक्याती मंसूबों में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कहा जाता है कि वो बड़े ही जबरदस्त रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है पंजाब में, उसको एनकाउंटर कर पाएंगी? देखिए, वो तो अभी तो उन्होंने कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है, तो सूबाई असेंबली के अंदर तो उनको चैलेंज दरपेश नहीं होगा। उनकी एक बड़ी वसी हमायत मौजूद है। जहां तक सूबाई असेंबली से बाहर का मामला है, तो वो सियासत जो है पीटीआई को भी हक हासिल है कि अपनी सियासत करे और उसके मुखालिफों को भी हक हासिल है। अब जब नया इंतखाब आएगा उस वक्त देखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी ये सियासत में कोई हमायत जो होती है या मुखालफत होती है या कोई मुस्तकिल नहीं होती। लोगों की ताईद और हमायत जो है उसमें भी तब्दीली आती रहती है। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसमें भी एक बड़ा वोट बैंक है उसका, और मेरा ख्याल अपने हामियों को वो मुतहर्रिक कर सकेंगी और उनको एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दे सकेंगी। और मेरा ख्याल है कि अवाम की मुश्किलात में जो कमी होगी उनकी ताकत में इजाफा होगा। सही। अच्छा शामी साहब, एक और इंतहाई अहम मामला, जिस तरह कि हम बार बार हर चैनल पर एक हेडलाइन पढ़ रहे थे, हमने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि वो पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो पंजाब की मुंतखब हुए हैं। देखा जाए तो मैं खुद एक औरत की हैसियत से, खातून की हैसियत से ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होगी मेरी सीएम से कि खवातीन का कोई भी ऐसा मामला हो जहां पर अगर उन्हें किसी की जरूरत हो तो सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा खुद खवातीन की तर्जुमानी करने के लिए शाना बशाना खवातीन के साथ खड़ी हूं। मैं मानती हूं कि सानेहा 9 मई का जो वाकया है वो डेफिनेटली रियासत की कहते हैं कह लीजिए कि दायरे में आता है और रियासत ने ही उसके ऊपर फैसला करना है। लेकिन अगर जज्बा खैर सगाली के तहत देखा जाए, बतौर खातून देखा जाए, आगे रमजान मुबारक भी आ रहे हैं, कुछ खवातीन ऐसी भी हैं कि जिनकी जमानतें हो चुकी हैं लेकिन जेलों से उन्हें रिहाई नहीं मिली। आपको नहीं लगता कि उन्हें क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए, मोहब्बत का, ये नरमी का एक कदम उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए उन खवातीन की तरफ? हो सकता है इससे बर्फ पिघले। देखिए, बिल्कुल उनको कदम बढ़ाना चाहिए और उनके साथ हुस्न सलूक भी करना चाहिए। लेकिन ये बहुत से कानूनी मामलात हैं जो अदालतें फैसला करें, उनके मुताबिक इक़दाम करना चाहिए। लेकिन जहां तक ख्वातीन का ताल्लुक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि जहां तक मुमकिन हो सकता है उनके साथ हुस्न सलूक हो, और जो ख्वातीन अपने रहा नहीं हो सकती उन्हें अपने घरों में नजरबंद कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मेरा ख्याल के अब ये सानिया मई जो है, हमें उससे आगे बढ़ना होगा और उसको फरामोश करना होगा और एक दूसरे को माफ करने की आदत अपनाना होगी। जब कब तक हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे और एक दूसरे के लिए जिंदगी अजीरन करते रहेंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन Stay tuned.